Welcome students. So today we are going to discuss our general studies polity test 1, okay, which was conducted on the 21st of January, okay. So let's discuss our prelim test and our polity questions, okay. So we are going to discuss here question by question from the first question till the 100th question, and we will discuss like how you can approach to the answer, okay. So I will definitely going to give you like why this statement is correct, why this statement is wrong, that we will definitely discuss, but the main thing is how to approach the answer, okay. In exam what is important for you to approach the answer. हमारा पर्पस क्या है, हमें आंसर सही करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क हमें लेने हैं, ओके। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। 100 क्वेश्चन है हमारे टोटल, सो वी आर टुगेदर फॉर सो मेनी मिनट्स नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके, what the first question is saying। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, तो यू हैव बीन आस्क्ड लाइक विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें जो है आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। सो क्या स्टेटमेंट है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रीएम्बल कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात तो सही है, प्रीएम्बल में समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है, सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, ओके। चलो सेकंड, एन ए पालखीवाला डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पर कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये स्टेटमेंट पता हो, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये स्टेटमेंट ना पता। बट इफ यू रीड द थर्ड स्टेटमेंट यू विल अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ बिगिनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में प्रीएम्बल होगा। नो, द कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल इटसेल्फ वी हैव टेकन इट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही प्रीएम्बल से हो रही है, एंड दैट्स द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पे अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, सो बी ऑप्शन इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर, ओके। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है। सो हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही आ रहा है, ओनली ए, ओके, 1 and 2। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट पालकी वाला स्टेटमेंट अगर तुम्हें पता हो ना हो, कंफ्यूजन हो, तब भी कोई बात नहीं है। इवन इफ यू नो कि अरे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, ये तुम्हें पता चल जाता है। सो द आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली, ओके। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था पेपर, बस क्या है ना कि थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो तुम्हें होनी चाहिए, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो, एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इन द एक्चुअल एग्जाम यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड ओनली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, because you know suppose you see that you are considering that I will know all the information and I will correct all the questions based on just my information, that is not going to help you, क्योंकि हम अपने खुद के इंफॉर्मेशन पे ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 35 40 45, नॉट मोर देन दैट। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही मैक्सिमम तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू सॉल्व अराउंड मोर देन 90 क्वेश्चंस टू क्रैक द एग्जाम विथ अ सफिशिएंट स्कोर, ओके। कट ऑफ वाला यूपीएससी का होगा 90 तक का, बट द थिंग इज यू शुड गेट मोर देन 110 115 मिनिमम, ओके, सो दैट एक सेफ स्कोर तक तुम रहो, ओके। चाहे कट ऑफ में कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, तुम सेफ रहो। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये तुम्हें हेल्प करेगी उन चीजों में। तो देखो देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन हियर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म सेकुलर used in the preamble of Indian Constitution। अब सेकुलर टर्म पे क्वेश्चन देखो, तीनों हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। The word secular was expressly mentioned in the original text of the Constitution adopted in 1949। अब तुम फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ो तो तुम्हें समझ जाता है ये क्या कह रहा है कि सेकुलर वर्ड स्टार्टिंग से, जो हम 1949 में क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर ऑफ 1949, तब से सेकुलर वर्ड है, ये तो रॉन्ग हो गया। सेकुलर वर्ड कब आया है, सेकुलर वर्ड आया है 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहां पे रॉन्ग हो रहा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है तो हमारे ऑप्शंस ही हमें पता चल जाते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन 2 and 3 यही आंसर हो रहा है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग। हमारा आंसर ही आ जा रहा है 2 and 3। चलो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, सच में सही है क्या। आर्टिकल्स 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
guarantees the freedom of religion and reflect the secular character of the Indian state. सही बात है, फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 25 to 28 दिया हुआ. ओके, देन इंडियन सेक्युलरिज्म implies equal status and support by the state to all the religious irrespective of their strength. सही बात है. ओके, हमारे यहाँ होता है सेक्युलरिज्म में सारे रिलीजन्स को सपोर्ट किया जाता है, इक्वल सपोर्ट कर सकते हैं. सो द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग. द आंसर इज 2 and 3. देखो, हमें पहले ही पता चल गया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आंसर 2 and 3 होगा. एलिमिनेशन मेथड इसलिए काम में आती है. नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. फिर से प्रीएम्बल का क्वेश्चन यहां पे आया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब प्रीएम्बल से रिलेटेड यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे. ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट यू हैव टू फाइंड आउट. चलो पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है क्या? है. वी हैव अडॉप्टेड अवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम ब्रिटेन. ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. वी आर इलेक्टिंग द पीपल, दोस पीपल आर रनिंग द गवर्नमेंट. तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ओके, देन डेमोक्रेसी इन द प्रीएम्बल इज कन्फाइंड ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. देखो, ये एक यहां पे एक अनसेड रूल तुम यूपीएससी का समझ लो कि जहां पे भी ओनली वर्ड आ रहा है, ओके, वो स्टेटमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस रॉन्ग होती है. ओके, और वैसे भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही लगती है. डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थोड़ी ना होगी. व्हाट अबाउट सोशल डेमोक्रेसी, व्हाट अबाउट इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी तो हर तरह की हो सकती है ना. सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है. सो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है. B is also wrong. 2 and 3 is also wrong because 2 is wrong. Then C is correct और D में भी second statement है 1 2 3, so D भी wrong हो जाता है. So first and third statement correct वाला ऑप्शन हमारा सही होता है. थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते, कंफर्म कर लेते, तसल्ली कर लेते कि सच में थर्ड स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है. चलो थर्ड स्टेटमेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी. सही बात है. सबको वोटिंग का राइट देना या हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना, ये भी तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है. तो थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली राइट है. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. द आंसर इज सी हियर. ओके, हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो था ये रॉन्ग स्टेटमेंट था क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई थी. ये सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को तो उसने निग्लेक्ट ही कर दिया. देन देयर कम्स नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज मेंशन इन द प्रीएम्बल. देखो, प्रीएम्बल में जस्टिस वर्ड मेंशन्ड है तो इसके बारे में पूछा गया है. एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलो स्टेटमेंट देखते हैं जस्टिस के बारे में क्या कह रहा है. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सोशल जस्टिस इंप्लाइज absence of privileges to any section of the society and improvement in the conditions of the backward classes and women. सही बात है. सोशल जस्टिस तो कहता है ये चीज कि किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लास है, वुमेन है, उनकी कंडीशन में इंप्रूव होना चाहिए. सही बात है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर. देन कम सेकंड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक जस्टिस इन्वॉल्व्स elimination of inequalities in wealth, income, property and prohibit discrimination based on economic factor. अच्छी बात तो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में कि सही बात है. वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी पे कोई इनइक्वालिटीज जो है उसे रिमूव कर दो. प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. सही बात. देन कम्स द थर्ड स्टेटमेंट, पॉलिटिकल जस्टिस इंक्लूड्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस. एग्जैक्टली करेक्ट. ओके, तीनों स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिखती है. चलो फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पे कहा है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी लिया है, जस्टिस नहीं लिया है. जस्टिस वाला हमने लिया है सोवियत रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से. सो यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड द आंसर इज ए 1 2 and 3. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हियर. ओके, चलो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन. देन कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन हियर. चलो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. इंफॉर्मेशन तो जरूरी है, इसलिए पॉलिटी को ना थोड़ा बार बार रिवाइज करना पड़ता है. जितना तुम उसे रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा. चलो फिफ्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आइडियल्स इंस्टाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में पूछा है. फर्स्ट थिंग, liberty secured by the preamble is absolute
एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पर कि लिबर्टी अनरिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी राइट टू फ्रीडम है, पर हर जगह एक्सेप्शंस है। ओके, हमारे यहाँ लिमिटेशंस होते हैं, लिबर्टी को भी अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं होती। जैसे यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट डज नॉट मीन्स कि अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर लिमिटेशंस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लिमिटेशंस हुआ, अनइथिकल होने का लिमिटेशंस हुआ, ओके, नेशनल इंटरेस्ट का लिमिटेशंस हुआ, कई सारे लिमिटेशंस है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग जा रहा है तो क्या आंसर पे पहुंच रहे हैं हम लोग, देखते हैं। चलो बी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट है, सो बी इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में चलो नहीं है, पर डी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट है तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे ए इज 2 and 3, सी इज 2, 3 and 4, मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो हमें पता ही चल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम चलो पढ़ते हैं। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट ही आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इंक्लूड सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, फ्रैटर्निटी इज प्रमोटेड थ्रू सिंगल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, सही बात है। ओके, सिंगल सिटीजनशिप से फ्रेटर्निटी बढ़ती है। सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन्ड है फ्रेटर्निटी के बारे में, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सेकंड एंड थर्ड तो हमें पता ही था कि राइट ही होंगे, ऑप्शन से आज गया था। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं पहले। दी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये जो आइडियल्स है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, सो द फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पे 2, 3 and 4 इज रॉन्ग, द आंसर इज A, 2 and 3। ओके, देखो इलिमिनेशन मेथड प्लस नॉलेज, दोनों चीजों से कैसे आंसर तक हम पहुंच रहे हैं। देयर कम्स सिक्स्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो प्रीएम्बल के बारे में ओके क्वेश्चन, फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। सी द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर, the Supreme Court initially held that preamble is not the part of constitution but later reversed this view। yes, ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती जजमेंट जब आता है 1973 में, देन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट। ओके, देन देयर कम सेकंड, प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, एक्ट्स एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था प्रीएम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, और प्रीएम्बल आर नॉट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, नहीं होते प्रीएम्बल डायरेक्ट सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। चलो आंसर आता है क्या पहले चेक कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सेकंड रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बी रॉन्ग हो जाता है 1 and 2 वाला, सी भी रॉन्ग होता जाता है 2, 3, 4 वाला, डी भी रॉन्ग हो जाता है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए हम 1, 3 and 4। एलिमिनेशन मेथड का फायदा देख रहे हो तुम, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी नहीं है तब भी आंसर तक हम पहुंच गए। ओके, फिर भी पढ़ लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, दिल की तसल्ली कर लेते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो थर्ड स्टेटमेंट, द प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर एम्बिग्यूअस। यस, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ नहीं आ रही है, दैट टाइम प्रीएम्बल हेल्प कैन बी टेकन। यस, देन द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949, आफ्टर दैट द प्रीएम्बल इज पास्ड, दैट इज द रीजन प्रीएम्बल में डेट भी दी हुई है 26 नवंबर 1949 की। अगर डेट दी है प्रीएम्बल में तो प्रीएम्बल तो बाद में ही आया होगा। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, द आंसर इज A, 1, 3 and 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है सेवेंथ क्वेश्चन में। आर्टिकल 1 पे क्वेश्चन दिया गया है सेवेंथ क्वेश्चन। See, with reference to the Article 1 of the Constitution of India, consider the following statement। चलो क्या दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, the expression union of state implies the Indian federation is the result of agreement among the state। नहीं, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता है। जब हम फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं उसका मतलब स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके देश बनाया है, जैसे यूएसए में हुआ था, स्टेट साइंड एन एग्रीमेंट अमॉन्ग देम, देन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश आया एग्जिस्टेंस में। हमारे ऐसा नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट में, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट देयर इज अ नेशन, आफ्टर दैट देयर इज अ स्टेट, नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो यहाँ पे बी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है हमारा, डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो रहा है। ओके, देन कम सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ स्टेट टू secede फ्रॉम द यूनियन। नो,
हमारे यहाँ स्टेट डू नॉट हैव अथॉरिटी टू गेट सीसीड फ्रॉम यूनियन और टू लेफ्ट इंडिया। स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं होती खुद के पास कि खुद अपना देश अलग से डिक्लेयर कर दे, नो अथॉरिटी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, सो सी इज आल्सो रॉन्ग हियर। सो बचता है सिर्फ ऑप्शन ए, 3 ओनली। चलो पढ़ लेते हैं। द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एरियाज दैट में बी अक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर, विच इज राइट। टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग होता है? द टेरिटरी ऑफ ऑल द स्टेट्स, द टेरिटरी ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज प्लस द टेरिटरीज विच विल बी अक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर, ये मीनिंग होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया का। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज व्हाई ए 3 ओनली इज द राइट आंसर हियर। देन देयर कम्स 8th क्वेश्चन। चलो 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 एंड 3 का क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट, आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सही बात है, ऐसे स्टेट जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है उनको इंडिया में लेना है, फिर स्टेट उसे डिक्लेयर करना है, उसके लिए आर्टिकल 2 है, बिल्कुल सही। देन कम्स स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 3 empowers parliament to form new state by separation of the territory of an existing state। सही बात है, अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसे डिवाइड करके नया स्टेट बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को मिलती है बाय द आर्टिकल 3, राइट। जैसे तेलंगाना बनाया था एक कंप्लीट आंध्र प्रदेश से, 2 अलग अलग स्टेट बनाए गए, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बाय यूजिंग आर्टिकल 3। सो राइट स्टेटमेंट। देयर कम्स थर्ड स्टेटमेंट, laws made under the article 2 and 3 are treated as a constitutional amendments under article 368। ओके, सो यहां पे आर्टिकल 368 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करते हैं इस तरह डील किए जाते हैं जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर लॉज बनाए। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये लॉज जो होते हैं आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर, दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द अमेंडमेंट under article 368। so these laws are passed with the simple majority। third statement is wrong, so C is wrong, D is wrong, first 2 statement are correct, so the answer is 1 and 2 only। okay, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग है, जो हमारा आर्टिकल 4 है उसके अगेंस्ट जा रहा है। okay, चलो देयर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th क्वेश्चन हियर। चलो 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन में दिया हुआ? विथ रेफरेंस टू द Parliament power to alter the territory of the India, consider the following statements। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे Parliament can cede Indian territory to a foreign country under आर्टिकल 3। क्या पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो कोई टेरिटरी है तुम किसी और देश को दे सकते हो अंडर आर्टिकल 3? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेरूबारी यूनियन केस वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है इंडिया की कोई टेरिटरी दूसरे देश को देनी है, यू हैव टू मेक एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सिर्फ आर्टिकल 3 का यूज नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, सो बी इज रॉन्ग, देन डी इज रॉन्ग। ओके, चलो सेकंड स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट विथ अनदर कंट्री मे बी कैरिड आउट थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। यस, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स कैन बी कैरिड आउट विद द एग्जीक्यूटिव एक्शन। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट राइट आता है। थर्ड, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, गलत है। स्टेट्स की कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी नहीं दी है। जस्ट बाय मेकिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज कभी भी चेंज की जा सकती है। ओके, ओनली द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एज अ होल इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स की नहीं। स्टेट की बाउंड्री तो एक लॉ पास कर दो, स्टेट की बाउंड्री चेंज, एक स्टेट्स को काट के 2 स्टेट बना देंगे। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर, सो सी इज आल्सो रॉन्ग, द आंसर इज ए 2 ओनली। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हमें करेक्ट दिखता है। देन देयर कम्स द 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन में देखो क्या स्टेटमेंट्स दिए गए विथ रेफरेंस टू द फजल अली कमीशन है। फजल अली कमीशन हमें पता है ये लैंग्वेज से रिलेटेड बनाया गया था। ओके, जो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन करना था उसके लिए ये बनाया गया था फजल अली कमीशन। हमें पता है पहले धार कमीशन आया था, फिर जेवीपी कमीशन आया था, उसके बाद आता है फजल अली। अब फजल अली कमीशन से रिलेटेड हमारे यहाँ 3 स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिए गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट वाज अपॉइंटेड इन द December 1953 टू एग्जामाइन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। बात तो सही है, ये अपॉइंट किया गया था December 1953 में टू एग्जामाइन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर। It fully accepted the principle of one language, one state. No. It has not fully accepted the principle like that. Okay. So यहाँ पे जो है second statement हमारी हो जाती है wrong. So यहाँ पे C is definitely wrong.
D is wrong here. It regarded the unity and the security of India as a primary consideration. That's right. So 1 and 3 is the correct statement. फजल अली कमीशन ने कहा था कि yes, language can be considered as a principle to make state, but that does not mean कि एक language एक state होना चाहिए. नहीं, language के अलावा यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ये भी एक कंसिडरेशन होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट द स्टेट हैज टू बी मेड. लैंग्वेज विल नॉट बी जस्ट सोल क्राइटेरिया. ये फजल अली ने कहा था. दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हियर. देयर कम्स 11th क्वेश्चन. चलो 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Consider the following statement regarding the reorganization of 1956. Okay, state reorganization 1956 को एक्ट बना था. Okay, चलो उससे क्या हुआ है देखो. It abolished the distinctions between the part A and part B of the state. Yes, हमारे यहाँ जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे 3 पार्ट्स में हमने इंडियन टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया था. हमने पार्ट ए, पार्ट ई, पार्ट बी वाला सिस्टम खत्म कर दिया. सबको एक जैसा ही स्टेट का दर्जा दिया हमने. सो स्टेट का स्टेटस दिया. सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट. It resulted in the creation of 14 states and 6 union territories, which is also right statement. 14 states बने थे, 6 union territories बनी थी. So second is also right. It created Andhra Pradesh by merging Telugu speaking areas of Hyderabad with the Andhra state. वैसे तो आंध्रा स्टेट पहले एक बना था 1953 में. ओके, आफ्टर हमें पता है जो पोटी श्रीरामुलु की जो डेथ होती है उसके बाद वायलेंस होता है. आंध्रा स्टेट तो बना था 1953 में. जो तेलंगाना वाला रीजन था, दैट इज अटैच्ड टू दैट आंध्रा स्टेट, and a new state as Andhra Pradesh was created by this 1956 act. So third statement is also right. So all the statements are correct here, and that is the reason why the answer here is D, which is given here. D 1, 2 and 3, all the statements are correct here. Okay, then there comes the 12th question. देखो हर क्वेश्चन में जो है तुम्हें कुछ एलिमिनेशन में भी यूज होता है, कई बार नॉलेज बेसिस पे भी तुम्हारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. तो नॉलेज तो लगेगा तुम्हें. ओके, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर चीजें याद नहीं आ रही है, होता है, ऑलरेडी सब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो थोड़ा सा रिवाइज करो अच्छे से, तो चीजें याद आने लगती है. ओके, रिवीजन इज द ओनली थिंग. ओके, मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू. और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, जैसे क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो ना, चीजें अच्छे से मेमोराइज होने लगती है. और रॉन्ग भी हो जाए क्वेश्चन और बाद में पता चले कि इसका आंसर ये था, तब भी चीजें तुम्हारी मेमोराइज होने लगती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना, पेपर देना, टेस्ट पेपर देना इतना इंपॉर्टेंट होता है. चलो 12th क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट, धार कमीशन रिकमेंडेड reorganization of the state primarily on the basis of linguistic homogeneity to strengthen administrative efficiency. पहली ही स्टेटमेंट रॉन्ग आ रही है. धार कमीशन ने तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन वाला आइडिया रिजेक्ट कर दिया था. उसके बाद जो जेवीबी कमिटी आई थी उसने भी आइडिया रिजेक्ट कर दिया था. थर्ड जब फजल अली आयोग बना था, फजल अली कमीशन, उसने एक्सेप्ट किया था ये. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही पे रॉन्ग हो जा रहा है. सो देखो आंसर पे क्या पहुंच सकते हैं अपन. तो यहाँ पे B is wrong, 1 and 3, B ऑप्शन कैंसिल हो जाता है. सो D ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, बट हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है. फॉर A is 2, 3 and 4, C is 2 and 4. तो चलो ऑप्शंस तो हमें पढ़ने पड़ेंगे. चलो पहले सेकंड ऑप्शंस पढ़ते हैं. सेकंड ऑप्शंस क्या कह रहा है? The JVP committee formally rejected language as the basis for reorganization of the state in the immediate post-independence period. अभी मैंने कहा JVP कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था. So second statement is definitely right. Third statement, Fazal Ali Commission accepted language as the basis of reorganization but rejected the principle of one language and one state. So third statement is definitely right. अभी मैंने कहा accept किया था. Okay, but one language one state वाला principle उन्होंने accept नहीं किया था. Multiple administrative efficiency, unity and integrity सारे कई सारे criteria दिए थे. Based on this, the state will be created. So third statement is definitely right. Fourth statement, the State Reorganization Act 1956 abolished the distinction between part A and part B of the state, resulted in creation of 14 states, 6 union territories. अभी तो देखा हमने previous question में. So यहाँ पे fourth statement is also right. So second, third and fourth statement is right here. That's why the answer is option A, 2, 3 and 4. There come 13th question. चलो 13 questions में क्या है? Which one of the following right is exclusively available to the Indian citizens but not the aliens? इंडियन सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट है? हमारे पास पता है 5 आर्टिकल याद रखना है. आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30.
ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, these rights, the rights under these articles are only available to Indian citizens, not available to aliens, foreigners के लिए नहीं होते। तो देखो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, यहाँ पे 22 है, 19 है, 14 है, 21 है। लिस्ट में हमारे कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है, बी वाला ऑप्शन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19। ओके, सो आंसर हमारा बी हो जाता है। ये लिस्ट याद करो, 15, 16, 19, 29 एंड 30, तुम्हारा आंसर ही आ गया, बी इज द आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट, चलो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 14th क्वेश्चन। हर क्वेश्चन चलो समझ लेते हैं अच्छे से। एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि पढ़ना तो जरूरी है, नॉलेज तो जरूरी है, और कुछ तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो रहा है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंगल सिटीजनशिप। चलो, सिटीजनशिप से रिलेटेड अभी हमारे क्वेश्चंस है, समझ लेते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप डिस्पाइट हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। बात तो सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, वी आर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी डोंट हैव डुअल सिटीजनशिप, स्टेट की और सेंटर की अलग सिटीजनशिप, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे यहाँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, सिंगल सिटीजनशिप एंश्योर द स्टेट कैन नॉट प्रिस्क्राइब प्रेसिडेंस एज द कंडीशंस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये भी जो है, ये स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग हो जाती है। ओके, सिंगल सिटीजन मतलब ये नहीं होता कि स्टेट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है कंडीशंस फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कर सकता है, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ और बोल सकता है रेसिडेंस कैन बी यूज्ड एज द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये किया जा सकता है। सो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आ जाती है। ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट का रेफरेंस में आर्टिकल 16 में दिखता है। ओके, सिटीजनशिप चैप्टर से ज्यादा आर्टिकल 16 में तुम्हें ये रेफरेंस दिख जाता है। सो यहाँ पे आंसर ए हो जाता है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। अगेन सिटीजनशिप से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी गई है हमें, और ऑप्शंस देखो क्या है इसके, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी यूपीएससी में ऐसे पूछा जाता है ओनली ओनली वाले, जब भी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 वाले क्वेश्चन आ जाए, समझ जाओ ये तो भाई नॉलेज का टेस्ट है, यहाँ पे नहीं चलेगा एलिमिनेशन मेथड वाला स्किल, हमारा नॉलेज बेसिक चाहिए यहाँ पे। सो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, स्टार्ट 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दी है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है हमें यहाँ पे समझना है। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट, द पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया एंड बोर्न इन इंडिया बिकेम अ सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, ये तो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कि हाँ भाई 26 जनवरी में अगर तुम डोमिसाइल इंडिया, बोर्न इन इंडिया है तो यू विल बिकम द सिटीजन। सेकंड स्टेटमेंट, the person who migrated from Pakistan before 19 July 1948 had to be registered to acquire Indian citizenship। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया है। All these provisions has been given between Article 5 to Article 11। Third statement, the person of Indian origin residing outside India could acquire citizenship through the registration by an Indian diplomatic mission। सही बात है, तुम बाहर भी थे, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे, तुम रजिस्ट्रेशन करते इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन पे, तब भी तुम्हें सिटीजनशिप मिल सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। चलो, पहले 3 स्टेटमेंट तो राइट हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, पर्सन हु वॉलंटरली अक्वायर्ड द फॉरेन सिटीजनशिप कुड स्टिल रिटेन द इंडियन सिटीजनशिप अंटिल पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। पर्सन हु वॉलंटरली अक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप तुम्हें मिल जाएगी जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, सो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, 3 स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी, ओनली 3। इस वाले क्वेश्चन में नॉलेज होना बहुत जरूरी था। ओके, आर्टिकल 5 to 11 तुम्हें पढ़ा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 ऐसे ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड नहीं चलती, इसलिए पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यूपीएससी के अगर तुम अभी क्वेश्चन देखो, 2022 से ये सिस्टम शुरू हुआ है। 2022 में कुछ एक 8-9 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, 23 वाले पेपर में तो सीधा जंप कर लिया था, सीधा अराउंड 42 या 43 क्वेश्चन इस टाइप के थे। उसके बाद थोड़ा कम हुआ, पर अभी भी आते हैं। सो इंपॉर्टेंट तो है। चलो, विथ रेफरेंस टू एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो अंडर अंडर 1955 एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यू कैन अक्वायर द सिटीजनशिप बाय द बर्थ ऑल्सो। ओके, सो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ये चीजें दी गई है। चलो, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950
and 1st of July 1987 is the citizen irrespective of the parents nationality. ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है. ओके, तुम इन दोनों डेज के बीच में अगर तुम इंडिया में बॉर्न होते हैं, तुम्हारे पेरेंट की क्या नेशनलिटी है कुछ मैटर नहीं करती, यू विल बी द सिटीजन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड स्टेटमेंट, द पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 3rd of December 2004 must have both the parents as the Indian citizens to qualify for citizenship. अब देखो ये सही भी लग सकती है सेकंड स्टेटमेंट, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो है मस्ट. यहाँ पे और एक कंडीशन है, जो कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है. इट सेज दैट आइदर बोथ ऑफ योर पेरेंट, मस्ट वाला नहीं है, आइदर बोथ ऑफ योर पेरेंट आर इंडियन सिटीजन्स और ओके वन पेरेंट इज इंडियन सिटीजन एंड अनदर इज नॉट इलीगल इमिग्रेंट. ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये मस्ट वर्ड यूज किया है, आधा ही स्टेटमेंट देके सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट, चिल्ड्रेन ऑफ द फॉरेन डिप्लोमैट्स posted in India are excluded from citizenship by birth. Okay, so this statement is also right. यहाँ पे जो children of foreign diplomats है उनको इंडिया की citizenship लेने की जरूरत नहीं है. तो first and third statement is right. The answer is A, 1 and 3 year. Then comes 17th question. ये भी citizenship से related है. First यहाँ पे assertion दिया गया है, then there is a reason. So we have to find out कि this statement is going according to this reason or not. So first statement देखो, an overseas citizen of India card holder cannot contest election in India. ये तो assertion है, तो statement है. क्या इस reason की वजह से ये statement correct है? तो reason देखते हैं. The Constitution of India does not permit dual citizenship. बात तो सही है. ओके, अब दोनों स्टेटमेंट राइट है. अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि क्या ये रीजन है इस स्टेटमेंट का कि बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट परमिट डुअल सिटीजनशिप, देयरफॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज राइट. क्योंकि अगर सिटीजनशिप होना चाहिए पहले, तभी तुम इलेक्शन फाइट कर सकते हो. तुम सिटीजन नहीं हो सकते, ओवरसीज सिटीजन हो तुम, मतलब किसी और देश के सिटीजन हो. ओके, इंडिया के सिटीजन नहीं हो तुम. तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पूर्वज इंडिया के थे, इसलिए एक कार्ड है, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है तुम्हारे पास. बस पूर्वज तुम्हारे इंडियंस थे. इसका मतलब ये नहीं कि तुम इलेक्शन में फाइट कर पाओगे. डुअल सिटीजन अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इलेक्शंस में फाइट कर सकते हैं. सो द स्टेटमेंट एंड द रीजन इज राइट. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. दैट्स व्हाई यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन देखना है हमें. ओके, फिर हमें ऑप्शंस देखने हैं, असर्शन एंड द रीजन दोनों को पहले मैच करके देखो क्या दोनों स्टेटमेंट पहले करेक्ट है. पहले तो ये कंफर्म कर लो. ओके, क्या उसमें से कोई रॉन्ग तो नहीं है. उसके बाद अगर दोनों सही है फिर देखो क्या ये उसका रीजन एग्जैक्टली बनता है. बनता है तो ए, नहीं बनता तो क्वेश्चन आंसर इज बी. चलो 18, which of the following cannot be ground for deprivation of Indian citizenship under the Citizenship Act 1955. अब ग्राउंड्स पे दिए हुए हैं इस एक्ट में. सो विच कौन सी जो है ग्राउंड फुलफिल नहीं कर रहा है? फर्स्ट, और ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. सही बात है, तुम्हारा तो फ्रॉड से ही सिटीजनशिप लोगे तो तुम तो डेफिनेटली सिटीजनशिप तुम्हारी जाएगी. सो ए इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे हमने क्या क्या पूछा है? कैन नॉट बी ग्राउंड पूछा है. सो गलत स्टेटमेंट हमें चाहिए, कैन नॉट बी ग्राउंड. ए इज करेक्ट. ओके, देन बी, ऑर्डिनरी रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया फॉर 7 कंटिन्यूअस ईयर. बी भी करेक्ट है यहाँ पे. देन सी, वॉलंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री. ओके, एंड देन डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग आ जाती है, डी हमारी करेक्ट आ जाती है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन से डिसलॉयल हो गए तब भी तुम्हारी सिटीजनशिप जाएगी. अगर तुम किसी और देश की वॉलंटरीली तुम सिटीजनशिप ले रहे हो तो तुम उस तरह से डिक्लेयर कर दोगे तो चलता है. ओके, सो डिप्रिवेशन के लिए यहाँ पे हमारा जो दिया गया कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर डिप्रिवेशन, सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 19th क्वेश्चन. चलो 19 क्या कहा है 19th क्वेश्चन में? Which of the following statement best explain why part 3 of the constitution is described as the Magna Carta? part 3 मतलब क्या है? part 3 क्या दिया गया? हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए. so why it is called as a Magna Carta? okay, तो चलो देखते हैं why it is considered as a Magna Carta. 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, सही स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है. इट एनुमरेट्स नॉन जस्टिसेबल. यही पे गलत हो जाता है भाई. पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है.
तुम कोर्ट में जा सकते हो अगर वॉयलेट हो गए तो। यहीं पे नॉन जस्टिसेबल पढ़ के ही स्टेटमेंट गलत हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग में। चलो बी, इट गारंटीज कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एनफोर्सेबल राइट अगेंस्ट द स्टेट। सही बात है, ये एनफोर्सेबल राइट्स है अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट ने तुम्हारे फंडामेंटल राइट अगर हार्म कर दिए तो सीधा कोर्ट, ओके, सीधा गवर्नमेंट को तुम सू कर सकते हो। तो सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट आ रही है हमारी। चलो सी और डी कंफर्म कर लेते हैं क्या सच में रॉन्ग है। इट इस्टेब्लिशेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी और फंडामेंटल फ्रीडम। गलत बात है भाई, फंडामेंटल फ्रीडम के ऊपर पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी कब से होने लगी, गलत बात। डी, इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ओनली थ्रू हाई कोर्ट्स। नहीं यार, आर्टिकल 30 थ्रू कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जाओ। सो डी भी रॉन्ग हो गया। तो सही बात है, हमारा आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। Then comes 20th question. Consider the following statement regarding the nature and the operation of the fundamental rights here. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सीधे कंटिन्यूअसली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट वाला। ओके, तो क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सम ऑफ देम आर आल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। सही बात है, कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। जैसे राइट टू फ्रीडम वाला यूज करना है, स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। बट यहीं पे अगर तुम्हें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले जो राइट्स है, जो चाइल्ड लेबर वाला है, बॉन्डेड लेबर वाला है, यू कैन यूज इट अगेंस्ट ऑल्सो द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता है। The second statement, fundamental rights can be curtailed or repealed by the parliament through the ordinary law provided public interest so demands। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को ऑर्डिनरी लॉ से रिपील कर दोगे तुम, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है वो, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट लगेगा, आर्टिकल 368 की अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट एक्ट बनाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी लॉ से रिपील नहीं कर सकते तुम उसे। ओके, पॉसिबल ही नहीं है ये, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। द आंसर इज ए, वन ओनली। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तब भी पता चल जाता है कि कितने इजीली यहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो रॉन्ग स्टेटमेंट। एलिमिनेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। जैसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, सीधा ऑप्शंस पे जंप करो, ऑप्शन में चेक करो कि कहीं कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है क्या। चलो आर्टिकल 21, consider the following statement with reference to article 14 and the rule of law। okay, article 14 से related question यहाँ पे दिया गया है। equality before law implies the absence of special privileges and equal subjection of all the persons to the ordinary law। okay, अगर ये देखो तो सही बात है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या, कोई absence of privileges होने चाहिए, किसी को खास privileges नहीं है भाई, सब सेम है लॉ के आगे। सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। चलो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्या सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। चलो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड इट इज बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सही बात है, इक्वल प्रोटेक्शन में क्या होता है, ऑल द पीपल हु आर एट द इक्वल लेवल विल बी ट्रीटेड इक्वली। बट अगर अनइक्वल हो तो भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हो सकता है। ओके, सो सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द स्टेट। गलत बात है, प्रोहिबिट कैसे किया गया, यही पे खुद कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन परमिट्स द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाती है तो थर्ड तो वैसे भी गलत होगी, क्योंकि ये तो कह रहा है कि प्रोहिबिट कर दिया, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द रूल ऑफ लॉ एम्बेडेड इन आर्टिकल 14 टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स, केशवानंद भारती जजमेंट। सो फोर्थ जजमेंट भी हमारे, फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। सो कितने स्टेटमेंट्स राइट हो गए हमारे, 3 स्टेटमेंट। सो द आंसर इज सी हियर, ओनली 3, क्योंकि हमारे 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। ओके, लेट डिस्कस नाउ द 22nd क्वेश्चन। ओके, क्या दिया है 22nd क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे भी हमें टेबल दिख रहा है एक, यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए, यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए। चलो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स और प्रोविजंस मैच हो रहे हैं, क्योंकि हमें यही पूछा है कि कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पे करेक्ट है और उसी रिलेटेड हमें ऑप्शंस दिए गए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द आर्टिकल्स हियर। फर्स्ट, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) says that reservation up to 10% for economically weaker section। See,
there is a provision in article 15 with respect to economical weaker section, but that provision is not article 15.5. This article 15.5 is the provision for reservation of OBCs, so this is not for economically weaker section, so A statement is incorrect here. Then second, article 16.4a, what it says, reservation in promotion with consequential seniority for scheduled caste and scheduled tribes. Yes, this statement is correct. Article 16.4a talks about this. There comes article 18. Article 18, right to equality. What it says, abolition of hereditary titles of nobility. Yes, nobility की जो hereditary titles है उसे तो abolish कर दिया है. Article 18 ने किसी भी तरह के titles allowed नहीं है. Okay. Then article 21a, free and compulsory education for children age 6 to 14 years. सही है, आर्टिकल 21 में है ये, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, राइट. देन आर्टिकल 23, prohibition of traffic in the human beings and the forced labor. So article 23 it is related to prohibition of trafficking and human beings and forced labor. So article 23 भी यहाँ पे करेक्ट आता है. अब देखो हुआ यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, B is also correct, C is also correct, D is also correct and E is also correct. So 4 options are correct, but the options are given here as 3 options only. Okay, means 3 statements only in each options, but हमारे करेक्ट 4 आते हैं. So B, C, D and are correct. So actually यहाँ पे ये नहीं दिया गया है. So even if you mark here A, okay, A1, sorry not A is definitely wrong. So ये वाला तो हमारा wrong तो जा ही रहा है. Even if you mark here B, C, D, okay, or C, D, E or B, D, E. So in any way this all the statements are correct here, but option A सिर्फ हमारा wrong हो जाता है क्योंकि A ही incorrect है, B, C, D चारों correct है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है चारों करेक्ट का. सो इफ यू मार्क बी, सी एंड डी, इट इज कंसिडर्ड एज correct. Okay, so this is actually a printing mistake in the question because यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस देने चाहिए थे, but only the 3 has been given, so not to worry about that. Okay, that is article 22. Then there comes article 23 of the constitution. This article it is about the martial law. Okay, चलो डिस्कस करते हैं article 23 जो martial law से रिलेटेड दिया है. तो हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं. पहला फर्स्ट स्टेटमेंट, मार्शल लॉ लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स एंड सिविलियन गवर्नमेंट इन द अफेक्टेड एरिया. क्या सस्पेंड होते हैं क्या जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स पर सिविलियन गवर्नमेंट जब मार्शल लॉ अप्लाई होता है? होता तो है, क्योंकि आर्टिकल 34 में ऐसा दिया तो है कि सस्पेंड होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सो चलो एक तो करेक्ट हो गया. सेकंड, मार्शल लॉ इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मार्शल लॉ को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. इट इज द पार्लियामेंट हु हैज टू मेक अ लॉ एंड एक्सप्लेन इट कि क्या होगा मार्शल लॉ, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी मार्शल लॉ की. सो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. सो बी एंड सी इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर. Then there comes third option, imposition of the martial law primarily affects the enforcement of the fundamental rights. अच्छा, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते क्या मार्शल लॉ में? होता तो है. फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हियर. Then martial law can be imposed only on the grounds of war, external aggression and the armed rebellion. This statement is wrong here because this statement is about national emergency. और national emergency और martial law अलग होता है. national emergency का आर्टिकल हमारा आर्टिकल 352 है और ये martial law का आर्टिकल 34 है. So यहाँ पे the first and third statement is right. The answer is A, 1 and 3. Then there comes 24th question. देखो 24th questions में एक assertions and the reason दिया हुआ है. assertion, पहले दोनों स्टेटमेंट देखनी है हमें. दोनों स्टेटमेंट सही है क्या पहले तो ये समझ लो. उसके बाद इज आर इज द रीजन फॉर ए, ये हमें पहले देखना है. चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स, बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर. सही बात है. दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन रीजन, बिकॉज द टर्म फोर्स लेबर under article 23 includes not only physical or a legal compulsion but also economical compulsion such as work taken for less than a minimum wage. तो ये इसका रीजन है क्या? सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है
क्योंकि ये क्या कह रहा है कि लीगल कंपल्शन नहीं, फिजिकल कंपल्शन नहीं, इकोनॉमिक कंपल्शन भी, या कम वेज में तुमसे काम करवाना, ये भी आता है फोर्स लेबर में, और ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। और स्टेटमेंट 1 तो कह ही रहा है हमारे यहाँ कि इट इज अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। सो यस, आर इज द रीजन फॉर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। So यहाँ पे A is the correct answer. Then there comes next question, 25th question. Okay, चलो 25th questions देखते हैं। 25th questions में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें रीड्स एंड मीनिंग्स एंड द फीचर्स दिए गए हैं। सो करेक्ट सीक्वेंस हमें लगाना है। चलो एक एक सीक्वेंस पहले देखते हैं। फर्स्ट, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग है? हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। चलो ए के साथ टू मैच हो गया। ओके, और ये अगर ये पढ़ो तो इसमें हमें सी दिखता है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यस, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ए टू सी ये हमारा यहाँ पे मैच जा रहा है। अब ए टू सी वाले हमारे पास कौन से ऑप्शंस है? देखो यहाँ पे ए टू सी दो ऑप्शंस हमारे पास है, ए टू सी वाले। तो हमें चलो बी भी देखना पड़ेगा। मैंडेमस, मैंडेमस क्या कहता है? वी कमांड। चलो B3, ओके। और यहाँ पे चलो B3 वाला कहां पे ऑप्शन है? ए में ही आया है, देखो ऑप्शन ए में ही आ रहा है B3। चलो B3B, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, करेक्ट। चलो ये भी करेक्ट है हमारा, B3B भी करेक्ट है। चलो C1A चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोहिबिशन, यस C1, प्रोहिबिशन किसके बारे में है? चलो 1 में क्या दिया हुआ है, मीनिंग क्या है प्रोहिबिशन का? फॉरबिड, करेक्ट है। C1A कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, करेक्ट आ रहा है C1A भी। सो यहां पे आवर आंसर विल बी A2C, B3B एंड C1A। ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। देन देयर कम्स क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें देखना है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 दिया हुआ है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करने। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट अलोन कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। ओके, क्या कह रहा है? पार्लियामेंट को सिर्फ राइट है, फंडामेंटल राइट्स को जो है उसे रिस्ट्रिक्ट है, एब्रोगेट करने के। करेक्ट स्टेटमेंट है। अंडर आर्टिकल 23 ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। चलो नेक्स्ट, laws made under article 33 cannot be challenged in the courts on the grounds of violation of fundamental right. The second statement is also correct here. First statement भी correct हो गई, second statement भी correct हो गई। Article 34 explicitly defines the meaning for and the procedure for declaration of the martial law। नहीं भाई, ये पार्लियामेंट का काम है कि मीनिंग डिफाइन करो मार्शल लॉ का, और उसकी प्रोसीजर क्या होगी मार्शल लॉ की, ये एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया, ये पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाती है। आर्टिकल 35 फोर्थ स्टेटमेंट, आर्टिकल 35 empowers only parliament to prescribe punishment for offenses under article 17 and 23। सही बात है, आर्टिकल 35 में सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 17 एंड 23 फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ओके, जो नॉट जस्ट आर्टिकल 17, 23, 24 भी हो, और बाकी भी जो आर्टिकल्स है जहां पे पनिशमेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट ओनली हैज द राइट। सो आर्टिकल जिस स्टेटमेंट 4 है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग आता है हमारा। First, second and fourth statement is right. So how many statements are correct? 3 statements are correct. So only 3 statements are correct. That's our question number 26, and the question answer is C, only 3. Okay. Next यहाँ पे 27. Consider the following statement. एक assertion दिया हुआ है, एक reason दिया हुआ है। 27. The writ of prohibition and the writ of certiorari are both jurisdictional writs. Okay. So writ of prohibition and the writ of certiorari both are jurisdictional writs. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 27. Yes. So सही बात है, jurisdictional writs है हमारे। writ of prohibition, writ of certiorari। क्यों? Because लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट अगर उसके jurisdiction के बाहर वाली कोई भी केस ले रहा है, ओके, सो उस केस को अगर उसे खारिज करना है तो यू कैन यूज द प्रोहिबिशन, और अगर जजमेंट भी दी है तो जजमेंट को खारिज करना है, यू कैन यूज द सर्ट्योररी। सो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन, द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, वेयर एज द रीट ऑफ सर्ट्योररी इज इशूड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर टू स्क्वैश इट। यही तो मैंने कहा अभी, अगर जजमेंट दे दी है किसी कोर्ट ने, उसे स्क्वैश करना है तो सर्ट्योररी,
अगर जजमेंट नहीं दी है, ओके, सिर्फ जो केस ली है किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, उसको निकाल देना है, सो यहां पे प्रोहिबिशन यूज किया जा सकता है। सो बोथ आर करेक्ट हियर, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सो ए एंड आर आर टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। एग्जैक्टली, सिंपल, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था ये। आर्टिकल 28 assertion reason after article 44th constitutional amendment act 1978, right to property is no longer a fundamental right। तो बात तो सही है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, 44th अमेंडमेंट से निकाल दिया गया है इसे, ओके। अभी ये आर्टिकल 300 ए में डाला हुआ है। सो रीजन इज राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 300 ए एज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एनफोर्सेबल ओनली थ्रू हाई कोर्ट। व्हाई दिस ओनली थ्रू हाई कोर्ट? ओके, ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट ओनली ही हाई कोर्ट होगा, तुम किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, ओके। ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो तुम बाकी कोर्ट में भी जा सकते हो। सो यहाँ पे आर इज नॉट करेक्ट, सो यहाँ पे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। चलो नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion reason, assertion all laws placed in 9th schedule after 24th April 1973 enjoy absolute immunity from the judicial review। पहली ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है। 2007 की एक जजमेंट है विच इज कॉल्ड एज कोहिलो केस। कोहिलो केस जो है, कोहिलो केस में क्या कहा गया है, ओके, इट क्लियरली सेज दैट 24 अप्रैल 1973 के बाद वाली जितनी भी केसेस हुए सबसे जुडिशियल रिव्यू लगेगा। सो ये स्टेटमेंट तो गलत जा रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर पे तो हम पहले ही पहुंच गए, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, क्योंकि ए फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। फिर भी रीजन पढ़ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी टेकन अवे बाय प्लेसिंग लॉज इन द 9th शेड्यूल। तो बात तो सही है, आर इज करेक्ट, सो ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट, ओके। यहाँ पे कोयलो जजमेंट पता होना इंपॉर्टेंट था। ये आर्टिकल 31 बी से रिलेटेड वाला वो क्वेश्चन था। चलो यहां से फिर से मैच करना है हमें, ओके। चलो फिर मैच करके देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए, हमें प्रोविजंस उससे मैच करने हैं। ये डीपीएसपी वाला क्वेश्चन है, ओके। आर्टिकल्स, प्रोविजंस और कैटेगरीज। कैटेगरी हमें पता है सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल हमारी कैटेगरीज होती है, उसमें अभी हमें मैच करना है। आर्टिकल 39, ओके, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या ये मैच हो रहा है? सही हो रहा है भाई मैच। आर्टिकल 39 में भी दिया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अच्छा, ये कौन सा आइडिया है? ये सोशलिस्टिक आइडिया है हमारा। सो A1C, चलो A1C कहां पे है? A1C हमें दिखता है दो ऑप्शंस में, ए में और डी में। चलो आंसर तक तो नहीं पहुंचे, चलो बी देखते हैं क्या बी सही आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। चलो बी और 2, और ये कौन सा है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आता है। सो B2B लिबरल इंटेलेक्चुअल, क्या है सही आ रहा है? कहां पे सही आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में इज B2B। चलो C3D एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, सही बात है, दिया गया है आर्टिकल 40 में, सही बात है, और गांधीयन प्रिंसिपल है ये। सो ये डी यहां पे आ गया, C3D सही बात है। सो यहां पे आंसर आ रहा है ए। पहले ही आंसर जब आ जाता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा जो टाइम है, टाइम बच जाता है, ओके, और मेहनत बच जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 31 में भी यहाँ पे दिया गया है, कॉलम्स दिए गए, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स और उसका इंपैक्ट हमें यहाँ पे पूछा है। चलो देखते हैं पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 48 है, सही बात है, हुआ था चेंज, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ओके। सो यहाँ पे कहां पे दिया गया एनवायरमेंट वाला ऑप्शन? यही पे है। सो A1A, ओके, A1A, यहाँ पे A इज द ऑप्शन। A 42nd amendment article 40 environment protection, so this option is correct, A1A is correct। then comes 44th amendment। अब 44th amendment में क्या हुआ था? आर्टिकल 38 में चेंज हुआ था, यस हुआ था। क्या हुआ था आर्टिकल 38 में? मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये ऐड किया गया था। अरे ये भी करेक्ट है, B2B is correct, B2B is correct here। then 86th amendment, 86th amendment आर्टिकल 45 में चेंज हुआ, अर्ली चाइल्डहुड केयर रिटेन्ड एज ए DPSP। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है, ओके, यहाँ पे कहा है कि ये रिटेन किया गया है, इट इज नॉट रिटेन, ये न्यूली एडेड हो गया था। ये हमें
जो 86 अमेंडमेंट जो हुआ था इससे 21A में 6 to 14 एज वाला गया और अर्ली चाइल्डहुड वाला नया वाला प्रोविजन जो है हमें यहाँ पे दिखता है। 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऑफकोर्स आर्टिकल 43B आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुआ, सो D4D दिस इज ऑल्सो द आंसर हियर, सो A is the correct answer, A1A, B2B and D4D, so this is the correct one here, okay. Then there comes article 32, चलो फास्टली आर्टिकल 32 डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल राइट्स इन द गवर्नेंस आर द कंट्री, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस। कोर्ट्स कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोली ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नहीं कर सकते, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है। देन द थर्ड वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सही बात है, सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, द आंसर इज बी हियर 1 and 3 ओनली। देन देयर कम्स 33, चलो 33 assertions और reasons यहाँ पे दिए गए, assertions reason हमें देखना है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सही बात है, इसके लिए जजमेंट कौन सी थी, मिनर्वा मिल्स जजमेंट, यार रीजन भी मिनर्वा मिल्स केस ही दिया हुआ है, सो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही पे ये मैच हो रहा है मिनर्वा मिल्स केस और ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये मिनर्वा मिल्स केस का ही स्टेटमेंट दिया गया है जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, सो यहाँ पे ए इज द ऑप्शन, A and R are true, R is the correct explanation of A. Okay, then 34 फिर से स्टेटमेंट दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड विथ रेफरेंस टू द DPSP, कंसीडर द स्टेटमेंट और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड लेटर नीति आयोग वाज एम टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सही बात है, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का काम ही ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो इनकम इनइक्वालिटीज कम करे, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। लोक अदालत establishment by the Legal Service Authorities Act have the status of civil court and their awards are final and non appealable, सही बात है, लोक अदालत से रिलेटेड, राइट, ये आर्टिकल 39A का इंप्लीमेंटेशन के लिए लोक अदालत आता है, सो सेकंड स्टेटमेंट ये बी यहाँ पे राइट आ रही है। थर्ड स्टेटमेंट, the separation of judiciary from the executive in public service was achieved through the constitutional amendment, नहीं, ये अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 50 में हमारे यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट, द नेशनलाइजेशन ऑफ द life insurance banks and general insurance was undertaken to utilize the financial resources for promoting the common good, and this one is also correct statement, this goes according to article 39, so third statement is wrong here, so answer will be B here, 1, 2 and 4, okay, so B is the answer, okay. Then 34th question is completed, then comes next question is आर्टिकल 35, सी अगेन अ टेबल हियर विथ रिस्पेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो अच्छे से करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, सो इट्स इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं, हमें देखना है कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है मैच। फर्स्ट आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, सही बात है, ओके, ये लोक अदालत इससे इस्टेब्लिश हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से, तो ये मैच हो गया, सो सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। देन आर्टिकल 40 विलेज पंचायत वाला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। देन आर्टिकल 48 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सही बात है, मैच हो रहा है, सो तीन भी मैच हो गया, देखो सारे मैच हो रहे हैं यहाँ पे। देन 44 आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नहीं ये क्राइम से रिलेटेड चीज है, दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है, तो यार ही पता चल रहा है यहाँ पे वर्ड सिविल है, यहाँ पे क्रिमिनल है, ये मैच ही नहीं हो रहा है 4, सो 1, 2, 3 इज मैच्ड हियर, सो द आंसर इज बी 1, 2 and 3। देन देयर कम्स आर्टिकल क्वेश्चन 36, चलो यहाँ पे क्या कुछ स्टेटमेंट दिए गए और ये पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, और हाउ मेनी पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है, हाउ मेनी, सो जैसे भी ऐसे हाउ मेनी वाले जो क्वेश्चन आते हैं और जो ऑप्शन होते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, डिफिकल्ट हो जाता है, फिर सारी चीजें पता चाहिए। सो सी हियर द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी पहले एस्टेब्लिश की थी, उसी के वजह से ये लाया गया था, सो सही बात, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। देन स्टेटमेंट सेकंड, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज बट इनकॉर्पोरेट इन द ड्यूटीज इन द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यस, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू ही एक तरह से ड्यूटीज इंश्योर की जा रही थी, वो भी स्टेट की, सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट।
ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज आर लीगली इन्फोर्सेबल एंड कैरी मैंडेटरी पेनल्टी फॉर वायलेशन, नहीं, ये तो गलत है ना। ओके, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज और सब पे कोई मैंडेटरी पेनल्टी नहीं है। यहाँ पे वर्ड ऑल यूज किया गया, सम ऑफ द यूज करते तो सही बात था, ऑल यूज कर दिया, सो ये तो गलत हो गया। ओके, जैसे साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अगर कोई अगर थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है तो क्या पेनल्टी लग जाती है क्या? उस पर नहीं लगती। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। One fundamental duty relating to the education of children was adopted by the 86th Amendment Act 2002, सही बात है। तो लास्ट वाला जो है के वाला 51A के, ओके, ये जो लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटीज है ये 86th अमेंडमेंट से आया था, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इज राइट। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ऑल 4 आर नॉट करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, सो सी इज द आंसर हियर। देन देयर कम्स 37, चलो यहां पे भी हमें दिखता है मैच द फॉलोइंग वाला टाइप आया है, चलो देखना है। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंथम, ओके, कहां पे कौन सा वाला एक्ट लगता है यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये नेशनल एंथम वाला नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रोकता है किसी भी तरह का, उस पर किसी भी तरह का उसे डिसरिस्पेक्ट होने से। सो A2 कहां पे दिख रहा है? 2 ऑप्शंस में दिखा है। चलो बी देखते हैं, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ, कहां पे दिख रहा है हमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिख रहा है, B1, चलो यहाँ पे आ गया B1। देन renounce practices derogatory to the dignity of women, C4, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ओके। देन प्रमोट हार्मनी एंड द ब्रदरहुड, यहाँ पे है क्रिमिनल लॉज एंड सोशल हार्मनी, यहाँ पे ये हार्मनी से ही पता चल जाता है, D is for 3 here, ओके। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, ओके। जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, फट से आंसर आ जाएगा। देखो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में कई आते हैं असर्शन रीजन वाले, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे सो दैट यू विल गेट प्रैक्टिस हियर। अब देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या और ये इसका रीजन है क्या। फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू द सिटीजन, डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर, सही बात है, सिर्फ सिटीजन के लिए होती है ड्यूटी, फॉरेनर्स को नहीं होती है ड्यूटी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक विच एम्फसाइज द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, सही बात है, उसी की वजह से तो इंडिया के फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन के लिए, क्योंकि हमने लिए तो रशिया से है, वहां पे भी सिटीजन के लिए, तो हमने वहां से लिए तो इंडिया में भी ये सिटीजन के लिए। सो द both statements are correct, R is the reason for A, so therefore the answer here is A, okay। Then comes the next question, question 39, chalo, which of the following statement best explain the constitutional significance of the fundamental duties, okay। fundamental duties का constitutional significance, they override the fundamental right during national emergency, होता है क्या ऐसा कुछ? पढ़ा है क्या ऐसा कुछ कि constitutional duties national emergency के टाइम constitutional rights को override कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, okay। so A is definitely not the correct statement, they are enforceable directly by the court, नहीं, fundamental duties non justiciable होते हैं, so B is also wrong, they help court interpret ambiguous laws and determine constitutionality, सही बात है, अगर कोई लॉ है उसे मीनिंग लगाना है, एम्बिग्यूटी है, सो इंटरप्रेट करने के लिए मदद करते हैं, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। डी में क्या दिया था? दे इंपोज ऑटोमेटिक पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, कोई ऑटोमेटिक पेनाल्टीज नहीं होती है, लॉ पास करो तो पेनाल्टीज होगी वरना नहीं होगी, सो डी इज आल्सो रॉन्ग, सी इज द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन चलो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा मैच करेक्ट हो रहा है हमें देखना है। यहाँ पे फ्रांसिस कोरली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये वाला जो है करेक्ट है, ओके। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए लॉस के बारे में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। फर्स्ट इज करेक्ट, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट टू शेल्टर से रिलेटेड था, राइट। देन परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू प्राइवेसी, ये यहाँ पे दिया गया है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का स्टेटमेंट ये था, जजमेंट ये था केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट 2018 का जजमेंट राइट टू प्राइवेसी का। सो अगर ये यहाँ का है तो ये इसका तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत ये भी गलत। अगर फर्स्ट और स्टेटमेंट अगर तुम्हें सेकंड नहीं भी पता हो, ये तो पता होनी चाहिए पुट्टुस्वामी वाली जजमेंट, ये इससे मैच नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे 3 and 4 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। सो यहाँ पे दिया गया है B, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। Then there comes question 41. Consider the following statements regarding the Indian Council of 1909. अब जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है हमारे 1909 के, ओके, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, 3 क्वेश्चंस दिए गए,
तीन स्टेटमेंट्स और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए। सो लेट्स टॉक अबाउट 1909 एक्ट। देखो फर्स्ट इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट अलाउड इंडियंस टू अपॉइंटेड एज द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किया गया था, ओके। एसपी सिन्हा बिकेम द फर्स्ट मेंबर इन द फर्स्ट इंडियन इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सही बात है। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, नो ये गलत हो जाता है, 1919 के इलेक्शंस में आया था डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे 1 and 2 is the correct answer, 3 is wrong, so B, C and D is the wrong here, wrong statements. Then comes 1935 वाला एक्ट। चलो यहाँ पे क्या दिया गया है 1935 एक्ट्स में कौन कौन से प्रोविजंस है। फर्स्ट इट प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, यस प्रपोज किया गया था, ओके प्रपोज किया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द फेडरेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज एनविसेज्ड इन द एक्ट, नहीं आया भाई, फेडरेशन बना ही नहीं था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ये ऑफर फेडरेशन वाली, तो सेकंड इज रॉन्ग, सो ए इज रॉन्ग हियर, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, आंसर इज बी 1 and 3। Provincial autonomy was introduced under this act, this is the correct statement, so 1 and 3 is the correct answer। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी हो तब भी आंसर सही से आ जाता है। देन हु डिस्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये डिस्क्राइब किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ओके 1935 एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी उन्होंने कहा था, ओके क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें इंडिपेंडेंस वाली जो प्रोविजंस चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड थी, ये भी हमें उस एक्ट में नहीं दी गई थी। देन कम्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1865, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के रिलेटेड। चलो फर्स्ट ऑप्शन इज इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयरबाय इनिशिएटिंग रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन अ ब्रिटिश इंडिया, ओके नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या ये हुआ था 1861 एक्ट से हुआ था, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉर्चुनिटी मिली थी एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, बट अपॉर्चुनिटी तो मिली थी। देन इट एम्पावर्ड वाइसराय टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सही बात है, दिया था 1961 एक्ट से वाइसराय को ऑर्डिनेंस वाला पावर मिला था, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इट रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही बात है, ओके ये दिया गया था लेजिस्लेटिव जो स्टेट्स थे, स्टेट को अपना पावर वापस दिया गया था इस एक्ट ने, सही बात है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इट मेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा कुछ नहीं था, ओके कि वाइसराय रिस्पांसिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं था, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। द आंसर हियर इज 1, 2 and 3, B is the correct answer here। Then comes question number 45, with reference to the Charter Act 1833, consider the following statement। चार स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया बाय वेस्टिंग एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर इन द गवर्नर जनरल, ओके 1833 एक्ट में क्या दिया गया है, ओके कि जो लॉ मेकिंग पावर है सिर्फ गवर्नर जनरल को दी गई थी, सही बात है, दी थी 1833, सारी पावर तो गवर्नर जनरल को दी थी, सारी पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था 1833 एक्ट से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट हियर। It transformed the East India Company from commercial entity to administrative body, yes ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कमर्शियल पावर निकाल दी थी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बनी थी बाय दिस एक्ट, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इट प्रोवाइडेड अ स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विस व्हिच वाज फुल्ली इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, अरे गलत हो गया ये तो, ये 1853 वाला एक्ट था जिससे इंप्लीमेंटेशन हुआ था, जो सिविल सर्विस था, इंडियन सिविल सर्विस जो शुरू हुई थी 1853 एक्ट से शुरू हुआ था, 1833 नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो थर्ड तो पहले ही रॉन्ग हो गया। फोर्थ, इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए यूनिफाइड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया अंडर, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गए हैं अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यस फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, सो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, okay first second and fourth is the correct answer here, A is the correct answer here। अगर तुम्हें इतना भी पता हो कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तब भी तुम आंसर तक पहुंच रहे हैं यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू द चार्टर ऑफ 1813, चलो 1813 का चार्टर, उससे क्या हुआ था, चलो तीन स्टेटमेंट दिए, कौन सी सही है कौन सी गलत है पहचानते हैं। द कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी विथ एंड ट्रेड विथ चाइना, एग्जैक्टली करेक्ट, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वाज अलाउड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सब मोनोपोली निकाल दी थी, सही बात है।
that explicitly asserted the sovereignty of British Crown over the Indian companies territories in India. सही बात, 1833 एक्ट से ये भी हुआ था. ओके, सो जो टेरिटरीज है कंपनीज की, ये ब्रिटिश टेरिटरीज होगी, क्राउन की सॉवरेनिटी होगी, ये कहा था. Then it earmarked a fixed annual grant for the promotion of Western education in India. 1,00,000 रुपए का दिया था annual grant यहाँ पे. So third statement is definitely correct. So the answer is D, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं. Then 47, with reference to the expert committee of the Congress, consider the following statement. Expert committee, देखो, it was constituted by the Indian National Congress while election to the Constitution Assembly were still in progress. सही बात है. ओके, ये हुआ था, कांग्रेस ने बनाई थी, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी इवन बिफोर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. Jawaharlal Nehru was the chairman of the committee. Yes, this statement is also correct. Third, the committee included B.R. Ambedkar and Rajendra Prasad as the member. नहीं थे, B.R. Ambedkar और डॉक्टर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ये लोग नहीं थे कमिटी में. सो थर्ड स्टेटमेंट इज यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर इज A, 1 and 2. ओके, देन देयर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं. सेक्युलरिज्म इन इंडिया अलाउ स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस टू अपहोल्ड द सोशल इक्वालिटी. ओके, क्या सेक्युलरिज्म में दिया गया है? अलाउ स्टेट इंटरवेंशन दिया गया है, स्टेट इंटरवेंशन करता है. ट्रिपल तलाक एक्ट एक एग्जांपल है हमारे पास. ओके, सो स्टेट इंटरवेंशन करता है, अपहोल्ड सोशल इक्वालिटी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. कम्युनलिज्म ट्रीट्स रिलीजन प्राइमरली एज अ प्राइवेट मैटर इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. ये गलत है. ये कम्युनलिज्म की जगह सेक्युलरिज्म वर्ड होना चाहिए कि भाई जो तुम्हारा रिलीजन है एज अ प्राइवेट मैटर होता है सेक्युलरिज्म में, कम्युनलिज्म में नहीं होता. तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. ओके, सेक्युलरिज्म की जगह इन्होंने कम्युनलिज्म वर्ड यूज कर लिया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया. देन थर्ड सी, सेकंड गलत हो गया तो यहाँ पे हम कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं. सी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया ऑप्शन. ओके, थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म aims to prevent the use of religion as the basis for political dominance. सही बात है. ओके, रिलीजन नहीं यूज कर सकते तुम पॉलिटिक्स में सेक्युलरिज्म की वजह से. सो थर्ड इज आल्सो करेक्ट. आंसर इज A, 1 and 3 is the correct answer here. There comes 49th question. Who among the following was the member of drafting committee of the Constitution Assembly? Was not पूछा है, सॉरी. कौन नहीं थे ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर? कृपलानी, देन मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड टीटी कृष्णमाचारी. सो KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णमाचारी ये मेंबर्स थे. JB कृपलानी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. देन 50, क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी आर डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन? आर्म रिबेलियन पे डिक्लेयर हो तो क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है. चलो स्टेटमेंट देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. नहीं, आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? when the national emergency is declared on the basis of war and external aggression. ओके, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है. यहाँ पे आर्म रिबेलियन का ग्राउंड दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सेकंड, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. यस, ओके, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं कोई कुछ फंडामेंटल राइट्स, ये किया जा सकता है. यहाँ पे आर्टिकल 359 का यूज होगा. ओके, सो द आंसर इज बी हियर, 2 ओनली. प्रेसिडेंट कर सकते हैं कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है. बट आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा ऑटोमेटिक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर. वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर, रॉन्ग. इंडिया में वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इंटरडिपेंडेंस है उनका एक दूसरे पे. वाटर टाइप सेपरेशन होता है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. बी इज रॉन्ग, सो सी भी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया. द आंसर इज ए, 1 and 3. राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेटिव डिसॉल्व. यस, ओके, तो लेजिस्लेचर डिसॉल्व, ये सही बात है. पीएम प्रेसिडेंट को बोल सकता है जो लेजिस्लेचर है लोकसभा उसे डिसॉल्व करो, तो ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. सो थर्ड इज आल्सो रॉन्ग. 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो वी कैन ऑटोमेटिकली गेट टू द आंसर ए हियर.
सिलेक्शन कमिटी ऑफ द लोकपाल, अब लोकपाल पे क्वेश्चन है, लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो देखो प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर तो होते ही है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं क्या? होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। अच्छा, लोकसभा स्पीकर होते हैं क्या? होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी होते हैं। चलो 1 2 3 तो करेक्ट हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं क्या? ओके, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन तो होंगे ही। ओके, सो ये भी होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट भी होते हैं। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एमिनेंट जूरिस्ट, पांचों लोग हैं। वहां पे ऑप्शन 1 2 3 4 5 सारे ही करेक्ट हो रहे हैं हमारे। ओके, सारे लोग यहां पे है। चलो ये हो गया 52nd। देन 53, consider the following statement with regards to consequences of proclamation of financial emergency। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होगी उसकी वजह से मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट, सेंटर अक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स। ओके, सही बात है, फाइनेंशियल मैटर में सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे आ जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। इवन मनी बिल को भी रिजर्व करने के लिए बोला जा सकता है। वही सेकंड स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, प्रेसिडेंट में रिजर्व ऑल द मनी बिल्स और द फाइनेंशियल बिल फॉर हिज ओन कंसिडरेशन। सही बात है, ये किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरी अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस की भी सैलरी कम हो सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑल थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल थ्री आर करेक्ट। Then there comes 54th question. Which of the following is not the feature of presidential form of government? Presidential form of government का feature which of the following is not? चलो देखें, stable government presidential form में होता है, stable government होता है, बट यहाँ पे पूछा गया है not the feature, so ये हमारा आंसर नहीं है। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट होती है। ओके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जब तक मेजोरिटी है लोकसभा में, लोअर हाउस में, तब तक ही गवर्नमेंट चलेगी। ये नहीं होता एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बार प्रेसिडेंट बन गया उसका पूरा टेन्योर मिल जाएगा उसको, डजंट मैटर ही हैज अ मेजॉरिटी और नॉट इन लोअर हाउस देन। सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होता। सो सी इज अवर आंसर बिकॉज नॉट अ फीचर पूछा है, दिस इज नॉट द फीचर, सो सी इज द आंसर। नैरो रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो सी इज द आंसर हियर। Then 55 question. Which of the following statement regarding national emergency under Article 352 of the Constitution? National emergency से related statement दी गई है। President can limit the operation of national emergency to specific part of India. Yes, प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है या इंडिया के किसी पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ एडवाइस नहीं चाहिए, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न में चाहिए। ओके, सो ये वाला हो गया गलत सेकंड स्टेटमेंट। सो ए इज करेक्ट, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हियर। 56, with reference to the Central Vigilance Commission, consider the following statement. Okay, so क्या यहाँ पे ऑप्शन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। सी फर्स्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अरे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी ना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हमें पता है एक एक्ट है, सीवीसी एक्ट 2003। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, चेयर में मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बट यहां पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, वन इज नॉट करेक्ट, सो आंसर इज ए, वन ओनली। ओके, सो यहां पे ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखो, रिसेंटली annual groundwater report 2024 was released by the Ministry of Shakti. Consider the following, which of the following above are mentioned as a groundwater contamination? इनमें से कौन से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होते हैं? आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट। भाई सारे ही होते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, सबसे होता है। ओके, किससे नहीं होता? आर्सेनिक से नहीं होता, फ्लोराइड से नहीं होता, या नाइट्रेट से नहीं होता, यूरेनियम से नहीं होता, सबसे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तुम कहीं पे पढ़े भी नहीं हो, कॉमन सेंस यूज कर लो तब भी समझ आ जाएगा। द आंसर इज डी, ऑल फोर। ये करंट अफेयर्स वाला एक क्वेश्चन हमारा बीच में आ गया, आगे भी कुछ करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हमारे आएंगे। चलो 58 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलो फास्टली
It can inquire into violation of the human rights only in respect of subjects mentioned in the state list of the Indian Constitution. जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है इसी रिलेटेड मैटर्स में ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा तो ये केस लेगा, बट ये सही है, स्टेट लिस्ट वाले मैटर में ही ये इंटरफेयर करता है। नेशनल लिस्ट वाले मैटर में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे पास ऑलरेडी है। द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, गवर्नर को सबमिट किया जाता है क्या? सही बात है। सो द आंसर इज सी हियर, बोथ 1 and 2। ओके, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है। Consider the following statement regarding the democracy. Statement 1, democracy is based on the fundamental principle of political equality. कौन कहेगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? सही बात है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होता तो काहे की डेमोक्रेसी? तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते। कैसी स्टेटमेंट है ये? गलत स्टेटमेंट है डेफिनेटली। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी वाली रॉन्ग है। सो सी इज द आंसर हियर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, गवर्नमेंट को कैसे लॉज नहीं अप्लाई होंगे? गवर्नमेंट लॉज के अबो थोड़ी ना है, हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, सब पे लॉज अप्लाई होते हैं। चलो देन क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में? स्टेटमेंट्स दिए गए और विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा, स्टेटमेंट से हमें पता करना है कि कौन से एक्ट की स्टेटमेंट से। अब ये उल्टा हो गया, स्टेटमेंट पढ़ो और पता करो कि भाई कौन से एक्ट की स्टेटमेंट है। चलो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाइसराय आर मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ओके, कौन से एक्ट से हुआ था वाइसराय? ये 1858 के एक्ट से हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है आंसर इज 1858 एक्ट, फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। कंस्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, भाई 1850 एक्ट से आया था। अबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब 1858 वाले एक्ट से आया था। ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो और सिंपल है। ओके, कोई एक भी स्टेटमेंट पता चल जाए ना, तब भी तुम आंसर पे फट से पहुंच सकते हो। सो वेरी वेरी सिंपल, ए इज द आंसर हियर, 1858 एक्ट, सारी स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द स्टेट कमिटी आर हेडेड बाय, तो स्टेट कमिटी के चेयरमैन कौन थे? देखो ये थोड़े से ना कमिटी और उनके चेयरमैन थोड़ा सा करके जाओ, ये पूछा जाता है। सो स्टेट कमिटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू was the chairman of the state committee. Okay, so ये factual information है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो आएगा नहीं, बस पता, या तो पता है या तो पता नहीं है। तो थोड़ा सा चेयरमैन करके जाओ, जो इंपॉर्टेंट 8 कमिटीज है ओके उसके चेयरमैन, और जो ड्राफ्ट कमिटीज है ड्राफ्ट कमिटीज के मेंबर भी अच्छे करके जाओ, इसी पे सवाल पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, पर चेक कर लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यस बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। द आंसर इज डी 1 2 3। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन, मैंने पहले ही कह दिया था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, नॉर्मली आंसर जो होता है 1 2 3 ही होता है। विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहाँ आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 223 323 के बीच में, 315 टू 323 इसके बीच में ये दिए गए हैं। ओके, कई सारी प्रोविजन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉन करेक्ट है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टेटमेंट नॉन करेक्ट पूछा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करेक्ट? पहले इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दिस बॉडी हैज टू बी पास्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसके बाद एस्टैब्लिश होगी, तो इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो ये गलत हो गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिकॉज ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। इट मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years और द एज ऑफ 62, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाता है यहाँ पे। हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए? हमें चाहिए नॉन करेक्ट वाली स्टेटमेंट। थर्ड, इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ओके, ये प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट देती है क्या? गलत हो गया। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर्स को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को नहीं करती। यूपीएससी करती है प्रेसिडेंट को। ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नर के पास रिपोर्ट देगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नर के पास रिपोर्ट देगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग। सो आंसर इज 1 and 3। देन द सिटीजन में लूज हीज और अ सिटीजनशिप व्हेन। देखो यहाँ पे सिटीजन अपनी सिटीजनशिप कब लूज कर सकता है?
ओके इस पे क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट, सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years कंटिन्यूअसली, ये 5 ही गलत हो गया यहाँ पे, 7 years है। इसके पहले वाले जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे उसी में ये देखा था हमने, इट इज 7 years, 5 years नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई। सो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, बी और डी तो यही पे रॉन्ग हो गए हमारे ऑप्शन। चलो सेकंड स्टेटमेंट, he has shown disloyalty to the constitution of India, भाई इससे तो सिटीजनशिप डेफिनेटली जाएगी। Then the citizens has within 5 years after the registration of naturalization have been imprisoned in any country for 2 years, सही बात है। तुम किसी नेचुरलाइजेशन से मतलब रजिस्ट्रेशन से तुम बन चुके हैं इंडियन सिटीजन, बट तुम विद इन 5 years ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजन 2 साल के लिए तुम कहीं जेल पे चले गए, कहीं किसी बाहर देश में तुम अरेस्ट हो गए, तो तुम्हारी सिटीजनशिप गई। सो फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी first is wrong, second and third is right statement here, so C is the correct answer. Then there comes 65, chalo 65, consider the following statement regarding the difference between the Indian and the British polity. Indian और British में क्या फर्क है, इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, only one, only two, all three. ओके सो यहाँ पे सब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आ गया फिर से ओनली वन ओनली टू वाला क्वेश्चन। देखो, द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपहेल्ड इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन। देखो अगर ये स्टेटमेंट अगर तुम देखो तो सही बात है। अब देखो, ब्रिटेन पार्लियामेंट इज कंप्लीटली सॉवरियन, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट कंप्लीटली सॉवरियन, बट थोड़ा तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि सॉवरियन है ही नहीं इंडियन पार्लियामेंट। ओके, एट इज लॉ मेकिंग पावर तो कंप्लीटली इज विद द पार्लियामेंट। ओके सो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, कंप्लीटली नहीं है, बट ये फर्क है, अगर यहाँ पे कंप्लीटली सॉवरियन होता है तो गलत हो जाती है स्टेटमेंट। ओके, थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी तो इंडियन पार्लियामेंट को भी है। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन द मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। काउंटर साइन मतलब प्रेसिडेंट के साइन के बाद हमारे मिनिस्टर की कभी साइन होती है क्या किसी एक्ट पे? नहीं होती, लास्ट साइन हमारे यहाँ मिनिस्टर की होती है। ब्रिटेन में होता है भाई, मिनिस्टर साइन करते हैं वहां के किंग के बाद एक बार साइन लॉस को। सो ये हमारे यहाँ नहीं होता। So this statement is wrong. Third, in India and Britain, the speaker resigns from the political party after getting elected as a speaker of the house. नहीं करते, इंडिया का स्पीकर को कोई कंपलसरी नहीं है रिजाइन करना, ब्रिटेन के स्पीकर को होता है। So third statement is also wrong. Only one is correct. First statement is right. Okay, only one is correct here. Then there comes question 66. Under Article 360 of the Constitution, the power to proclaim financial emergency is vested under. कौन डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी? इससे सिंपल क्वेश्चन तो अभी आ ही नहीं सकता भाई, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, हर तरह की इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, इससे सिंपल क्वेश्चन ही निकाला जा सकता। अब देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम टाइप देखो स्टेटमेंट दिया गया है, अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, और एक्ट्स आइडेंटिफाई करना है भाई किस एक्ट के अंदर ये स्टेटमेंट है। चलो, वाइसराय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ओके, वाइसराय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ये किस एक्ट में हुआ था? कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, गुड न्यूज फॉर यू, चलो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया तुम्हें, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो पहले भी था, राइट? सो यहाँ पे आंसर हमें तो पहले ही पता है, द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ओके, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था, इट्स अ रिपीट क्वेश्चन। चलो, ये बोनस मार्क हो गया तुम्हारे लिए। देन हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर नॉमिनेटेड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1962? इनमें से किन को लॉर्ड कैनिंग ने अपॉइंट किया था इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? ओके, उस टाइम पे प्रोविजन आई थी 1861 एक्ट में, ये इंडियंस रहेंगे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलो देखते हैं कौन इंडियंस थे। राजा ऑफ बनारस थे क्या? थे। महाराजा ऑफ पटियाला थे क्या? थे। सर दिनकर राव थे क्या? ये भी थे। सो ऑल थ्री इज द करेक्ट आंसर हियर, इन सबको अपॉइंट किया गया था 1962 में। देन यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू हुआ है, यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के बारे में स्टेटमेंट दी गई। देखो करंट अफेयर्स में सिंपल होता है, लॉजिक से ज्यादा तुम्हें चाहिए नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है तो करंट अफेयर के क्वेश्चन डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के दो स्टेटमेंट दिए गए। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 एम्स टू अचीव मिनिमम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड ऑफ 100 Mbps ऑल ओवर इंडिया बाय 2030। सॉरी, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने पहले ही कहा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन कम रहेगा, या तो तुम्हें स्टेटमेंट पता है या तो नहीं पता है। देन द मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट है। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ओके,
both the statements are correct. So answer is here C 1 and 2. जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह है उसे अच्छे से कर लो ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए यू शुड बी एबल टू डील विद दैट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला आ गया, इलेक्शन का प्रेसिडेंट, फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन. ओके, बीच में करंट अफेयर्स आया, फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ चुका है. Then consider the following statement regarding the election process of President of India. 1. Voting in the presidential election is conducted through the secret ballot system. सही बात है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम यूज किया जाता है. राज्यसभा के इलेक्शन में होता है ओपन सिस्टम, यहाँ पे होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बेस्ड ऑन सिंपल मेजोरिटी अंडर द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. कुछ भी, ये तो कंप्लीट गलत है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम थोड़े ना होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है. सो ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया. ओके, सो सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग हियर. देन ऑप्शन ऑफ नोटा इज नॉट अवेलेबल इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन. सही बात है भाई, ईवीएम से थोड़ी ना इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. चिट्ठियां आती है, बक्से में डालने पड़ती है चिट्ठियां. सो नोटा वाला ऑप्शन वाला कोई सिस्टम नहीं होता. सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. द आंसर इज ए 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. फिर करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन आ गया है. विथ रेफरेंस टू एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है. इट असेसेस लेवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अक्रॉस द गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन इन मल्टीपल कंट्री. सही बात है, न्यूज में था कुछ दिनों पहले. ये पब्लिक ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट पे या मीडिया पे या बिजनेस पे, ये डील करता है, ये बैरोमीटर ये मेजर करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. India ranked among the top 3 countries in terms of trust in institutions within the low income population group. ये भी सही है. Third, India ranking in the trust toward companies headquartered in India is higher than ranking in the trust toward the foreign governments. नहीं, ये वाला स्वैप कर दिया गया है. ओके, सो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है. सो यहाँ पे जो आंसर है सिर्फ ए आता है. 1 and 2 is the correct answer here. Then there comes the next question, 72. 3/35 initiative sometimes seen in the news is an initiative of which of the following organization. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है. ओके, 3/35 इनिशिएटिव वर्ल्ड सॉरी इकोनॉमिक फोरम नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम है. सो हेल्थ मेंटेन करने के लिए तुम्हें जो है कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी. ओके, इन योर फूड. विथ रिस्पेक्ट टू दैट 3/35 इनिशिएटिव हमें दिखता है. That's about World Health Organization. So C is the answer here. So 73. With reference to the Ostro and Nostro accounts, consider the following statements. Okay, foreign bank account से related एक question आया है. Ostro and Nostro account उससे related. Which statement is correct? Nostro account refers to foreign bank account maintained with the domestic bank in a local currency. Ostro accounts refers to the domestic bank accounts maintained with the foreign bank in the currency of overseas countries. ये दोनों ही स्टेटमेंट स्वैप किए गए हैं. ओके, ये दोनों डेफिनेशन स्वैप किए गए हैं. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर. नाइदर 1 and 2 इज द आंसर हियर. ओके, बस डेफिनेशन पता होने चाहिए थे. ये थोड़े से इकोनॉमी के कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं. ओके, थोड़ा सा इकोनॉमी का भी यहाँ पे टच आ गया. ये न्यूज में था इसलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं. चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है. फर्स्ट, इट में लीड टू टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई. ऑफ कोर्स टाइटनिंग करनी पड़ेगी. जब भी इन्फ्लेशन होता है इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाए जाते हैं. सो टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी करेक्ट है. इट नेसेसरली इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एट द होलसेल. नहीं, ओके, नॉट ऑल कमोडिटीज, जस्ट few commodities which are specifically mentioned. Okay, so यहाँ पे 2 is wrong here, 1 is correct. So 1 only is the correct answer here. Okay, then 75 question. देखो 75 question किससे related है? With reference to the household consumption expenditure survey 2023-24 उससे related question है. The first statement, the declining share of food in total household expenditure reflect rising real incomes and diversification of consumption. सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट. फूड का जो शेयर है ओके हाउस होल्ड कंजम्पशन में कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन हो रहा है, कई और चीजें भी अभी कंज्यूम की जा रही है. सेकंड स्टेटमेंट, द रिडक्शन ऑफ द रूरल अर्बन MPCE गैप नेसेसरली इंप्लाइज कंप्लीट कन्वर्जेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. भाई इतना भी पढ़ लो ना तुम नीचे वाले स्टेटमेंट, कंप्लीट कन्वर्जेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. भाई सेम हो रहा है क्या रूरल एंड अर्बन एरियाज का? ओके, जो लिविंग स्टैंडर्ड तुम
ये छोड़ दो, इतना भी पढ़ लो तब भी तुम्हें समझ आ जाएगी भाई स्टेटमेंट रॉन्ग है ये। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड रूरल का अलग है, अर्बन का अलग है, ये हुआ नहीं अभी कंप्लीट कन्वर्जेंस, मतलब सब सेम ही हो गया, थोड़ी ना हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट हियर। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स तो लॉजिक से ही पता चल जाता है, कॉमन सेंस से कि भाई रॉन्ग ही होंगे। चलो 76 का क्या क्या दिया गया है? द क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया डिजिटल रूपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट, इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है, सॉरी नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई की लायबिलिटी रहेगी। जैसे ये हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, जो पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। सो डिजिटल रूपी भी लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज करंटली अवेलेबल ओनली इन द डिनोमिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल करेंसी नोट। नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। डिजिटल करेंसी जो तुम्हारे फिजिकल नोट्स होते हैं उसमें भी, उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, या उस मतलब ये भी हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी 10 रुपए की भी हो सकती है, फिजिकल नोट 10 रुपए के होने के बावजूद भी। ये क्या कह रहा है कि नहीं भाई, ओनली इन डिनोमिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल करेंसी नोट। गलत, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, ए इज करेक्ट, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो गए हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन। अगर किसी को इंफॉर्मेशन पता भी नहीं है बट कॉमन सेंस ही यूज कर ले तब भी पता चल जाता है। चलो 77th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटीज लेस देन 1 year। द स्टेटमेंट इज एक्जैक्टली करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर। सेकंड, cash management bills have maturity shorter than 91 days and were introduced to manage the temporary cash flows mismatch within the government। सही बात है। कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं शॉर्टर देन 91 डेज, जो टेम्पररी जो कैश का मिसमैच हुआ है गवर्नमेंट का उसे मैनेज करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट हियर। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी इंटरेस्ट पेमेंट्स on a half yearly basis and can have maturities extending up to 40 years। सही बात है, नाम ही है डेटेड सिक्योरिटीज, इट कैन बी फॉर 40 years also। यहाँ पे 40 years याद रखना जरूरी था। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। स्टेट गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। नहीं, ओके, यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट आता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। सो द आंसर इज 1, 2 and 3 here। Then, with reference to the NBFC, non-banking financial companies, non-banking financial companies का थोड़े इकोनॉमी वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, NBFC आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट प्राइमरली एंगेज्ड इन लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये तो डेफिनेशन ही है NBFC की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। NBFC कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, यही पे गलत हो गया। NBFC को अथॉरिटी नहीं है डिमांड डिपॉजिट्स लेने के लिए, हमारे कमर्शियल बैंक्स को अलाउड होता है ये। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ये तो पहले ही गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ना ही स्टेटमेंट पढ़ो तब भी पता चल रहा है। तो थर्ड तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। अभी डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC आर कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, रॉन्ग। NBFCs are regulated by the Reserve Bank of India, but they cannot issue checks drawn on themselves, correct? Okay, डिमांड डिपॉजिट ही नहीं है उनके पास तो चेक्स कैसे इशू करेंगे। ओके, सो 4 स्टेटमेंट इज राइट, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 79th क्वेश्चन। चलो क्या कहा है 79th क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू द एक्ट फॉर फूड इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्ट फॉर फूड, देखो क्या कहा है। इट इज अ यूथ लेड ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च बाय द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट। इट इज इनिशिएटिव प्राइमरली फैसिलिटेटेड बाय द FAO। It focuses on urging governments and businesses to ensure access to safe, affordable nutrition diet while protecting the planet। So यहाँ पे जो है हमारा 2 स्टेटमेंट करेक्ट आती है, 1 and 3। So यहाँ पे आंसर इज ओनली 2, B is the correct answer here। Then 80, which reference to the Indus river system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them while joins the Indus directly। Among the following which one is such a river that joins the Indus directly। अब ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सी रिवर है नीचे में से जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन होती है, बाकी एक दूसरे में मैच मतलब एक दूसरे में ज्वाइन हो जाती है। सो कौन सी वाली है जो डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन हो रही है? सिंपल वाला आंसर था, द आंसर वाज सतलज। सतलज रिवर डायरेक्टली ज्वाइंस द
इंडस रिवर। ओके, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। यहाँ फिर से एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व करंटली इन न्यूज। अच्छा, ये मध्य प्रदेश वाला है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो ही जाएगा, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इंद्रावती रिवर नहीं फ्लो होती वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। करंट अफेयर्स में जो भी टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो भी नेशनल पार्क न्यूज में, उसमें से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, ये अच्छे से करके जाना है। ओके, यूपीएससी आज सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सच like national parks and wildlife sanctuaries if they are in current affairs, rivers पूछे जाते हैं, तो इंद्रावती रिवर नहीं फ्लो होती। सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। ओके, देन देयर कम्स 82, which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in the democracy? ओके, चलो ये थोड़ा सा पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि डेमोक्रेसी में लिबर्टी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिखाता है। अच्छा, कमिटेड जुडिशरी, भाई कमिटेड नहीं होनी चाहिए जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो ये तो पहले ही गलत हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गलत, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट सही है, बट इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होती है डेमोक्रेसी में, बट यहाँ पे लिबर्टी तुम्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट से नहीं मिलती, लिबर्टी मिलती है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ए पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से जुडिशियरी होती है पावरफुल, और तुम्हारे जो राइट टू फ्रीडम वाला कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारा लिबर्टी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जुडिशियरी। ये किससे इंश्योर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर से इंश्योर होता है। सो डी इज द आंसर हियर, करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज एंड देयर करस्पॉन्डिंग रिवर्स आर करेक्टली मैच। चलो कौन कौन से मैच हो रहे हैं। पहले नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम, सही है, होता है नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम केरला साइड में। नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी महानदी डेल्टा, यस करेक्ट है। ओके, दिस इज आल्सो करेक्ट। नेशनल वाटरवे 6 लखीपुर बांगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर मैच करेक्टली हियर। ओके, सब सही दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पे पेयर है, कोई गलत पेयर नहीं है, ऑल द पेयर्स आर करेक्ट हियर। देन देयर कम्स 84 क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। भाई सिंपल है, यहाँ पे पुट्टू स्वामी जजमेंट में बोला गया है राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, जो राइट टू प्राइवेसी कहीं पे दिया गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेसिफिक्स फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया गया है, आर्टिकल 21 में आता है पुट्टू स्वामी जजमेंट, जो हमारी 2018 की जजमेंट है। अभी एक क्वेश्चन में हमने पुट्टू स्वामी जजमेंट भी डिस्कस की थी। ओके, देन क्वेश्चन 85, ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस। ब्लू हाइड्रोजन किससे आता है, देखो ब्लू हाइड्रोजन आता है नेचुरल गैस, जब कार्बन कैप्चर किया जाता है और स्टोर किया जाता है उससे आता है। सो यहाँ पे वाटर एक्सट्रैक्टेड नहीं, कोल नहीं, बायोमास नहीं, सी इज द आंसर, नेचुरल गैस विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, उससे बनता है ब्लू हाइड्रोजन। ये सारे हाइड्रोजन याद कर लो। ओके, जो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे बनता है, सब याद कर लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए इस पे, दैट्स व्हाई यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। क्वेश्चन 36, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द विच एक्ट। ये कौन से एक्ट से आई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, ये मेन एक्ट था, मेन एक्ट है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का 1986 वाला, इसी में दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी के प्रोविजंस। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच one of the following statement best explain the term activated form of vitamin in the context of methyl cobalamin। ओके, मिथिल कोबालामिन। सो इसमें क्या पूछा गया है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन क्या होता है ये पूछा गया है। फर्स्ट, it is observed faster than the instantine, no it does not require enzymatic conversion from the cellular action, this is the correct action। थोड़ा तुम्हें बायोलॉजी का यहाँ पे नॉलेज चाहिए। ओके, थोड़ा सा हमें साइंस, जो हमारा फिजिकल साइंस, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन मतलब क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड enzymatic conversion for cellular action। okay, so B is the correct answer here। okay, फिजिकल साइंस का थोड़ा नॉलेज चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत, बट हमें बहुत नहीं पढ़ना है फिजिकल साइंस, बिकॉज कई बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो एक हाथ क्वेश्चन आएगा।
ओके, सो यूपीएससी के एग्जाम में ये तो अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा फिजिकल साइंस नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा नहीं करना है, थोड़ा सा बहुत कर लो उतना ही सफिशिएंट है। ओके, अगर एक आध बार तुमने नहीं भी किया तब भी चलता है, रिस्क थोड़ी सी ले सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आया भी तो एक आधा आएगा। चलो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, चलो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, कोर पॉलिटी का प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इशूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द गवर्नर। गलत है, अगर गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट भी नहीं किया तब भी अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए तो लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि गवर्नर का पहले आए ही ओके रिपोर्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, सो ए इज रॉन्ग हियर, सी इज रॉन्ग हियर। ओके, चलो फर्स्ट ए और सी ऑप्शन तो गए। सेकेंड, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल must be approved by both the houses of parliament within 2 months by simple majority. Second statement is right, 2 months में सिंगल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। थर्ड, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट बट द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये भी सही है। ओके, हाई कोर्ट के पावर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट रूल की वजह से। फोर्थ, द मैक्सिमम कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द स्टेट इज 3 years। सही बात है, मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कितने टाइम तक चल सकता है? 3 साल तक ही चल सकता है। 4 is also the right statement. The answer is B, 2, 3 and 4. Okay, the answer is B, 2, 3 and 4. चलो 89th क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर से हमें आता है करंट अफेयर्स वाला मखाना का क्वेश्चन है। मखाना कहाँ में दिखता है हमें? ये दिखता है हमें बिहार में। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। क्या है? देखो स्टेटमेंट्स दिए गए। मखाना इज अ aquatic flowering plant that grows best in stagnant perennial water bodies such as oxbow lake and swamp। सही बात है, बिहार में होते भी है oxbow lakes and swamps। ओके, सो वहां पे आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, मखाना अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट भी नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मखानास बिकॉज इट्स हेल्दी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो पता होनी चाहिए ऐसी चीजें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देन Bihar accounts for 90% of India's total मखाना प्रोडक्शन, मेकिंग इट लीडिंग प्रोड्यूसर इन द कंट्री। सही बात है, बिहार से ही आता है। जब भी मखाना देखो हमारे दिमाग में क्या आता है? बिहार से। ओके, सो बिकॉज 90% बिहार से ही हो रहा है प्रोडक्शन और वही से आ रहा है। सो 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, फॉर 1 and 2 इज करेक्ट। थर्ड, मखाना प्लांट prefers arid climatic condition with low rainfall and sandy soil for the optimal growth। नहीं है भाई। ओके, बिहार की बात कर रहे हैं हम, बिहार में सैंडी सॉइल नहीं है। वहां पे यहीं पे दिया गया है ऑक्सबो लेक एंड स्वैम्प, मतलब पानी चाहिए। ये बोल रहा है एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है एक के साथ ही। सो 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए इज द करेक्ट आंसर, 1 to 4। मखाना is the native to Southeast Asia and China and is now increasingly recognized as a superfood। yes, superfood कहा जाता है because of उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विथ रेफरेंस टू द जीएम बीटी कॉटन इन इंडिया। चलो बीटी कॉटन हम यूज करते हैं इंडिया में, फार्मर्स आर यूजिंग द बीटी कॉटन, कई सालों से यूज हो रहा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। चलो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, बीटी कॉटन कंटेन्स अ जीन फ्रॉम बेलिसस thuringiensis that provides resistance against the bollworm pest। ये बीटी नाम ही इससे आता है। ओके, दिस इज बी एंड दिस इज टी, तो सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बीटी कॉटन इज ओनली जीएम क्रॉप विच इज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। सही बात है, ओनली जीएम क्रॉप विच इज अप्रूव्ड, बीटी कॉटन। बाकी किसी को नहीं दिया। हमारा ब्रिंजल वगैरह, मस्टर्ड वगैरह इसका प्रोडक्शन हुआ था बट अप्रूवल नहीं मिला है इसे अभी तक। बीटी कॉटन के अप्रूवल मिला है। सो 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 यूज आइडेंटिकल बीटी जीन्स एंड ऑफर द सेम लेवल ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस। नहीं, बोलगार्ड 2 is advanced from the बोलगार्ड 1 providing better resistance। so third statement is wrong here। okay, then CSIR National Botanical Research Institute had developed a GM cotton variety with improved resistance to pink bollworm। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर फोर्थ किसी को पता भी ना हो, इतना भी पता चले भाई थर्ड रॉन्ग है। ओके, सो बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 91st क्वेश्चन। चलो 91st फटाफट क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन हमें अभी हमारे बचे करंट अफेयर्स के। विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट,
The legal foundation of cooperative credit institutions in India was laid by Cooperative Credit Societies Act 1904 and its amendment 1912. इतनी कॉम्प्लेक्स अगर स्टेटमेंट आ जाती है ना वो सही होती है. ओके, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का फाउंडेशन इसी एक्ट से आता है. ओके, देन देयर कम्स नेक्स्ट. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. बिल्कुल सही. कोऑपरेटिव बैंक्स जो है मोस्टली स्टेट के एक्ट होते हैं, बट मल्टीपल स्टेट में हो तो सेंट्रल का पार्लियामेंट का जो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट ये अप्लाई होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, इन 1966 RBI has regulated urban cooperative bodies only with respect to monetary policy, not their governance. Wrong. ये monetary policy governance दोनों के बारे में था. ओके, सो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बी, सी, डी इज रॉन्ग. आंसर इज 1, 2 and 4. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 enhances RBI's power over the management and the governance of urban local bodies. Yes, 2020 में ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज जो है उस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल उसकी वजह से बढ़ चुका है. देन देयर कम्स 92. विथ रेफरेंस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. चलो, फर्स्ट, इंश्योरेंस लिमिट ऑफ 5 लाख अप्लाइज टू द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द डिपॉजिटर्स इन ऑल द बैंक्स टेकन टुगेदर. नॉट ऑल द बैंक्स टेकन टुगेदर, ये वाला रॉन्ग हो गया. ये इंडिविजुअल बैंक्स को अप्लाई होता है. सो ए इज रॉन्ग हियर. सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, मतलब बी तो चलो गलत हो गया, डी भी यहाँ पे गलत हो गया. ओके, देन सेकंड एंड थर्ड तो हमें ए और डी सी देख के ही पता चल रहा है. सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे भी राइट है. डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्स बोथ प्रिंसिपल and interest on saving, fixed, current and recurring deposit. Correct statement. Deposit insurance coverage is compulsory for all commercial banks including foreign bank branches operating in India. This is also correct statement. ये foreign banks को भी apply होता है. Then under amendment DICGC Act, depositors can receive the insured amount only after the final liquidation of the banks. नहीं, ये रुकने की जरूरत नहीं होती है फाइनल लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्स, पैसे रिटर्न होने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सो यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93. विथ रेफरेंस टू द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अब इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आ चुका है. MPC, डिसीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट, the cut in the repo rate under the liquidity adjustment facility reduces the cost of borrowings. सही बात है. तुम अगर यहाँ पे कट कर दोगे, ओके, जो रेपो रेट कट कर दोगे तो सही बात है, बोरोइंग तो सस्ती होनी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. A neutral monetary policy stance implies that further rate cuts are inevitable. नहीं भाई, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी है भाई, रेट कट नहीं करना है ना, रेट कट करने की जरूरत है ना बढ़ाने की जरूरत है. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे वैसे भी रॉन्ग हो रही है. सो आंसर इज ए, 1 ओनली. विथ रेफरेंस टू द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. चलो, इंपॉर्टेंट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमारे फार्मर्स के लिए. उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्कीम एम्स टू प्रमोट सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बाय इशूइंग सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स. करेक्ट है, हर फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा. ओके, सही बात है, न्यूट्रिएंट्स टेस्ट हो रहे हैं. देन सॉइल हेल्थ कार्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, रिकमेंड एप्रोप्रिएट डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर. सही बात है. द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर. नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम नहीं है. तो यहाँ पे जो पहले 2 स्टेटमेंट है, पहले 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट होते हैं. सो द आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली. विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन अंडर द रामसर कन्वेंशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट दिए, सॉरी 3 स्टेटमेंट दिए यहाँ पे. करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज वॉलंटरी एक्रेडिटेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. वॉलंटरी है, कोई बर्डन तो नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा. वॉलंटरी एक्रेडिटेशन सिस्टम है. सही बात. सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट आती है. सेकंड, इट वाज अप्रूव्ड एट द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सही बात है, जो उरुग्वे में हुआ था, COP12 जो हुआ था उरुग्वे में, ओके, वहीं पे अप्रूव हुआ था. तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, देन थर्ड, एक्रेडिटेशन वंस ग्रांटेड इज परमानेंट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड रिन्यूअल. भाई रिन्यूअल लगता है उसका, परमानेंट नहीं होता. अगर तुमने मैनेज ही नहीं की रामसर बॉडी तो
फिर तो उसका जो एक्रेडिटेशन दिया है वो तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये तो परमानेंट नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट। ये तो सीधा सीधा बोल रहा है भाई रिन्यूअल की जरूरत ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है। विथ रेफरेंस टू द बायो आर्गुमेंटेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट, it involves adding selected microorganism to degrade recalcitrant pollutants. This is the correct statement. Okay, bioaugmentation में यही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है पोल्यूटेंट्स को डील करने के लिए। देन एरोबिक बैक्टीरिया ऑफ Xanthobacterus family can be used in this process. सही बात है। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। सो 1 and 2 is correct. The answer is C, both 1 and 2. देन 97, चलो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है हमारे यहाँ। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। चलो, पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, सही बात है। आर अमंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन इंडिया, करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Padma Vibhushan is awarded for distinguished service of high order, while Padma Bhushan is for exceptional service. स्वैप कर दिया इसने, पद्म विभूषण का पद्म भूषण कर दिया, पद्म विभूषण का पद्म विभूषण को दे दिया। सो सेकंड स्टेटमेंट यहीं पे रॉन्ग हो जाती है। सो सी एंड डी इज द रॉन्ग हियर। पद्मा अवार्ड्स कैरी नो कैश अलाउंस और एंटाइटलमेंट टू कंसेशंस इन रेल एंड एयर ट्रैवल, करेक्ट है। कोई कैश अवार्ड वगैरह नहीं होता, कोई कंसेशन वगैरह नहीं होता ट्रैवलिंग में। ओके, सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द नेम्स ऑफ पद्मा अवार्ड रिसिपिएंट्स आर अनाउंसड एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे विदाउट एक्सेप्शंस, ये गलत हो गया। रिपब्लिक डे के ईव पे यूज मतलब डिक्लेयर किए जाते हैं, बट विदाउट एक्सेप्शंस नहीं भाई, इसको भी एक्सेप्शंस थे। ओके, कुछ साल तक पद्मा अवार्ड्स को रोका गया था। सो विदाउट एक्सेप्शन इज द रॉन्ग ईयर। 4 तो उसी में गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन, आंसर इज A, 1 and 3. Then 98 questions. Who among the following is the largest producer of tantalum in the world? So tantalum के largest producer कौन है, ये यहाँ पे पूछा गया है। Who is the largest producer? Democratic Republic of Congo. A is the correct answer. Factual information चाहिए थी बस हमें। Recently Interpol has published its first ever silver notice. ये नोटिसेस होती है, येलो नोटिस, रेड नोटिस, सिल्वर नोटिस, अलग अलग नोटिसेस होती है। सो ये सिल्वर नोटिस क्या है, ये सारे डिफरेंट कलर ऑफ नोटिस को याद कर लो अगर करंट अफेयर्स में ये चीज आ रही है तो। ओके, सिल्वर नोटिस इज फॉर ट्रेसिंग एंड रिकवरिंग द क्रिमिनल एसेट्स। सिल्वर नोटिस इसके लिए यूज किए जाते हैं, एसेट सीज करने हैं उसके लिए। चलो 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड एयर स्टोरेज प्रोजेक्ट नोन एज नेंगशू 1? किस कंट्री का है ये? चाइना का है। इंडिया का तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही पता चलता है, ऐसे नाम हमारे यहाँ होते नहीं है। दिस इज फॉर चाइना। ये जो लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड एयर स्टोरेज प्रोजेक्ट है, चाइना का प्रोजेक्ट होता है। नॉर्मली ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या तो चाइना से रिलेटेड आते हैं अगर इंडिया का ना हो तो, या तो होता है रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन या यूएसए। ओके, इतने ही ऑप्शंस होते हैं, मोस्टली उसी पे हमें क्वेश्चन बनते हैं। ओके, हमने सारे 100 क्वेश्चंस डिक्लेयर कर लिए, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है वो मेजरली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे। अब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में तो आइदर यू नो आइदर यू डोंट नो, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देयर। बट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड मेनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड जस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, बट नॉट एग्जैक्टली एलिमिनेशन मेथड के लिए भी नॉलेज तो लगेगा। ओके, बट थोड़ा बहुत नॉलेज हो, एलिमिनेशन मेथड अच्छे से यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो हमने यूज किया, कट कर दो, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन कट कर देना है। सो एलिमिनेशन मेथड से ही कई सारे जो क्वेश्चंस है तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड हियर। ओके, और सारे आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।